the expansion of the British Empire, in which we read about the Anglo-Mysore Wars 1767 to 1799. So now tell me, when did Hyder Ali die? 1782, 1782. And we read that after the death of Hyder Ali in 1782, her son Tipu Sultan succeeded him. 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा कौन? टीपू सुल्तान शासक बना. इन 1789, 1789 में टीपू सुल्तान अटैक्ड Travancore, which was a British ally. This gave the British an excuse to wage war on Mysore. Tipu's tactical skills and well-trained army was leading him to a win. We are reading page number 13, paragraph number 2. So be careful about that. 1789 में यानी कि 1789 टीपू सुल्तान अटैक्ड ट्रावनकोर, यानी कि ट्रावनकोर पर टीपू सुल्तान ने अटैक कर दिया, जो अंग्रेजों का मित्र हुआ करता था. यानी ट्रावनकोर जैसे मैसूर था वैसे ट्रावनकोर. आ रही बात समझ में? तो ट्रावनकोर का जो रूलर शासक था, जगह का नाम है, वो अंग्रेजों का मित्र हुआ करता था. तो टीपू सुल्तान ने जब ट्रावनकोर पर अटैक किया तो अंग्रेजों को मौका मिल गया मैसूर के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, क्योंकि वी हैव रीड दैट ब्रिटिश वांटेड टू कंट्रोल एंड कॉन्क्योर मैसूर. वी हैव रीड, डू यू रिमेंबर? हमने पढ़ा ना कि अंग्रेज जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो उसी में अंग्रेज चाहते थे कि मैसूर को जीतना हम, मैसूर पर हमारा नियंत्रण हो जाए. तो जैसे ही टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर आक्रमण किया, जो कि अंग्रेजों के मित्र थे वो सब, तो अंग्रेजों को अवसर मिल गया कि भाई यही अवसर है, हम मैसूर पर आक्रमण कर दें. टीपूज टैक्टिकल स्किल्स एंड वेल ट्रेंड आर्मी वाज लीडिंग हिम टू अ विन. लेकिन टीपू सुल्तान की रणनीति और रणनीति वाला स्किल रखती हुई उसकी आर्मी वेल ट्रेंड अंग्रेजों को हरा दिया उस टाइम. यानी कि ट्रावनकोर को टीपू सुल्तान ने क्या किया? हरा दिया. यानी टीपू सुल्तान जीत गया अपनी रणनीति से और वेल ट्रेंड आर्मी के बल पर. सो इट वाज देन दैट द ब्रिटिश गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस मैनेज्ड टू कन्विंस द मराठास एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद टू अलाई विद द ब्रिटिश. अब देखिए, एट दैट टाइम, उसी समय जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस, जस्ट रिमेंबर द नेम. व्हाट इज द नेम? चार्ल्स कॉर्नवालिस. चार्ल्स कॉर्नवालिस, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ दैट टाइम. उस समय का अंग्रेजों का गवर्नर जनरल जिसका नाम चार्ल्स कॉर्नवालिस था, उसने मराठाओं को और निजामों को समझाकर अपने साथ कर लिया. हैदराबाद के निजाम, मराठा बोले तो महाराष्ट्र के, एंड निजाम हैदराबाद के, इन दोनों लोगों को समझाकर कन्विंस करके, बात समझ रहे हैं, अपने साथ कर लिया. दिस वॉज अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फॉर टीपू. द ट्रीटी ऑफ शेरिंगपट्टनम was signed in 1792 with Tipu having to surrender half of his kingdom to the British. अब जब मराठा और निजाम जो है अंग्रेजों से मिल गए, तो अब टीपू सुल्तान के लिए जो है समस्या बढ़ गई, क्योंकि अभी तो ट्रावनकोर का जो रूलर था वो ब्रिटिश के साथ था, अंग्रेजों के साथ था, लेकिन साथ ही साथ हैदराबाद के निजाम और मराठा भी, महाराष्ट्र के मराठा, वो भी जो है ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के साथ हो गए.
तो ये टीपू सुल्तान के लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी। और 1792 1792 में सेरिंगपट्टनम एक प्लेस का नाम है, वहां एक समझौता हुआ, ट्रीटी, संधि हुआ या समझौता हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान को अपना आधा साम्राज्य अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ा, यानी कि समर्पित करना पड़ा, आत्मसमर्पण। बिकॉज टीपू सुल्तान कमजोर पड़ गया ना। हाँ, वो हड़प तो अभी लेंगे ही आगे चलकर, लेकिन अभी ये शुरुआत था ना। जैसे अब टीपू सुल्तान को ये पता चल गया भाई कि निजाम भी उसका साथ नहीं देंगे हैदराबाद के, और मराठा भी साथ नहीं देंगे, ट्रावनकोर पहले से अंग्रेजों के साथ है, तो फिर जाएंगे कहाँ। तो इसलिए टीपू सुल्तान को सरेंडर करना पड़ा, और सरेंडर हुआ तो आधा साम्राज्य उसको जो है अंग्रेजों को सौंपना पड़ा, देना पड़ा। ब्रिटिश अगेन ऑफर टीपू टू ज्वाइन द ब्रिटिश अलायंस। टीपू आल्सो रिफ्यूज टू गेट इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश। देखिए, टीपू सुल्तान ने अपना हाफ जो किंगडम था, साम्राज्य था, उसको सरेंडर तो कर दिया, बट he had not joined the British alliance। यानी कि अंग्रेजों ने जो गठबंधन बनाया था, जैसे गठबंधन कई लोगों को मिलाकर, मीन्स कि ट्रावनकोर, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास। ओके, तो ये जो अंग्रेजों का गठबंधन था, तो अंग्रेजों ने कहा टीपू सुल्तान से कि तुम भी हमारे गठबंधन में, हमारे अलायंस में शामिल हो जाओ, हमारे सहयोगी बन जाओ तुम भी। लेकिन टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के अलायंस में शामिल होने से मना कर दिया। आधा तो वो दे दिया था, भले दे दिया था, लेकिन उसने कहा कि मैं जो है तुम लोगों के अलायंस में शामिल नहीं होऊंगा। दिस लेड द ब्रिटिश टू अटैक। अब इसका कारण ये फिर हुआ कि अंग्रेजों ने फिर अटैक कर दिया, भाई बात नहीं माना। जैसे देखिए, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज जो थे वो ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करते थे कि कोई उनको ये न कहे कि पहले आपने आक्रमण कर दिया। बात समझ में आ रही है? जैसे टीपू सुल्तान ने जब ट्रावनकोर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों को अवसर मिल गया कि भाई वो हमारा साथी है, हमारे साथी पर आक्रमण मतलब हमारे ऊपर आक्रमण, लड़ गए जाके। बात समझ रहे हैं? फिर दूसरी बार जब उसने सरेंडर करने से मना कर दिया, अलायंस में जुड़ने से मना कर दिया, ज्वाइन करने से, फिर जो है उनको एक चांस मिल गया कि भाई हमारे बात को रिफ्यूज कर रहा है, इनकार कर रहा है, मना कर रहा है, फिर आक्रमण कर दिया। टीपू वाज हंग्री फॉर रिवेंज एंड ट्राइड टू अलाइव विद द फ्रेंच एंड जमान शाह ऑफ काबुल। द फोर्सेज ऑफ मैसूर वर सराउंडेड बाय द ब्रिटिश एंड द मराठाज। द हेवीली outnumbered Mysore troops were taken by surprise and faced a final defeat. With the death of Tipu Sultan, thus large chunks of territories went into the hands of the British, and the Tipu's family was exiled to Vellore. Sit straight. देखिए, अब चूंकि टीपू सुल्तान भी पहले से भूखा था कि बदला लेना था, क्योंकि आधा साम्राज्य तो उसको गंवाना पड़ा था, तो वो भी भूखा था पहले से कि अंग्रेजों से बदला लेना है। लेकिन समस्या ये होता है कि बदला जिससे लेना है तो उसको देखना भी पड़ता है कि क्या हम उससे बदला लेने के काबिल हैं कि नहीं। कैन आई डिफीट हिम, अगर क्या मैं उसको डिफीट कर सकता हूँ, हरा सकता हूँ, तब ना लड़ाई लड़ी जाएगी। वही चीज़। तो टीपू सुल्तान बदला का भूख तो उसके अंदर था, तो उसने प्रयास किया कि फ्रांसीसियों को अपने साथ जोड़ लें, क्योंकि फ्रांस को सपोर्ट करते थे हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों, हमने पढ़ा था पीछे। तो और काबुल का राजा था जमान शाह, काबुल का रूलर जमान शाह। तो ये हुआ कि जमान शाह और फ्रेंच हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारी भी सेना थोड़ी मजबूत हो जाएगी। टीपू सुल्तान ये प्लान तैयार किया, योजना बनाया। अब मैसूर की सेना को अंग्रेजों और मराठाओं के द्वारा घेर लिया गया। मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान की सेना
उसको जो है अंग्रेजों ने, मराठों ने घेर लिया और बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, लेकिन अंततः टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ टीपू सुल्तान की हार हो गई। यानी कि टीपू सुल्तान हारा और उस युद्ध में किल्ड, मारा गया। और उसके परिवार के जो लोग बचे थे, टीपू फैमिली, उनको मैसूर से वेल्लोर जाना पड़ा, एक दूसरी सिटी में। यानी कि मजबूरन वहाँ से उनको हटना पड़ा और एक बहुत बड़ा सा भूभाग अंग्रेजों के अंडर में आ गया। यानी कि अंग्रेजों का शासन मैसूर पर भी पूरी तरह से हो गया। एंग्लो मराठा वार्स 1775 टू 1818। अब देखिए, अभी वी हैव रीड अबाउट द एंग्लो मैसूर वार 1767 टू 1799, यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1799। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंग्लो मराठा वार्स। एंग्लो मराठा वार्स, आंग्ल मराठा युद्ध। यस बेटा, एंग्लो मतलब अंग्रेज और मराठा यानी महाराष्ट्र लोग। व्हाट है एंग्लो मराठा वार्स? 1775 टू 1818। यस बेटा, हाँ वही तो। जस्ट वेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज जो थे, अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिए थे। देवर इनफ पावरफुल, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उन्होंने अपनी शक्ति इकट्ठा कर ली थी। और जैसे पॉइंट क्या है उसमें, हाँ पूरे भारत में, पूरे भारत में। तो कहने का सेंस ये है कि जैसे एक समय पर दो लड़ाई कैसे लड़ी जाती थी। मान लीजिए अगर मैसूर आंग्ल वार हो रहा है तो मराठा वाला मराठा और आंग्ल यानी कि आंग्ल मराठा वार, ये थोड़ा अभी बहुत तेज नहीं चल रहा है। फोकस मैसूर वाले पर है, यानी कि जब एक युद्ध जीते तब दूसरा लड़े। अभी हमने पढ़ा ना कि मराठों ने भी साथ दिया मैसूर के खिलाफ युद्ध में। जब अंग्रेज सेना मैसूर की सेना को घेर ली थी तो उसमें मराठा भी थे ना अंग्रेजों की तरफ से। तो जब मराठा यहाँ हारे अंग्रेजों से, तो भाई जब हार गए हैं तो उनके साथ रहना ही होगा, है कि नहीं? जैसे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम ब्रिटेन हाउ मेनी पीपुल would be came to India। समझिए कि ब्रिटेन से कितने लोग भारत आए होंगे। अरे 50-60 करोड़ लोग तो थोड़ी ना आए होंगे, कुछ ही लोग आए होंगे ना, few people। Yes, the army of the British, यानी कि अंग्रेजों की सेना, उसमें तकरीबन 60% से ज़्यादा जो सैनिक थे वो इंडियन ही थे। ऐसा नहीं था कि वो सब ब्रिटेन से आए थे। नहीं, इंडिया वाले नमक हराम नहीं थे बेटा। इंडिया वाले नमक का कर्ज अदा कर रहे थे, क्योंकि उनका खाते थे सैनिक, इसलिए उनके लिए लड़ते थे, अपने लोगों को गोली मार देते थे। ये प्रॉब्लम थी। क्योंकि मान लीजिए अभी देखिए, हाँ वही बता रहे हैं। जैसे देखिए अभी आर्मी है ना, मान लीजिए हमारी आर्मी या हमारे देश में पुलिस है, ठीक है? तो पुलिस वालों को बोला जाए, मान लीजिए कहीं कोई बवाल हो रहा है, दंगा हो रहा है, राइट्स हो रहा है, ठीक है? तो पुलिस को बोला जाए कि जस्ट गो एंड बीट देम, जाइए और पीट दीजिए उनको। बाय द वे अगर उनका कोई रिलेटिव भी उस भीड़ में आ जाएगा तो उनको भी मार देंगे डंडा। पुलिस वाले भी मार देंगे,
लेकिन हाँ आपकी बात भी सही है, लेकिन मार देंगे बिकॉज ऑफ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इट इज देयर ड्यूटी। और हमारे यहाँ ज़्यादातर इस बात को बहुत सिंसियरली लिया जाता है कि ये हमारा ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, हमको वी शुड डू इट, हमें इसे करना चाहिए। आ रही बात समझ में? नाउ कम टू द पॉइंट। एंग्लो मराठा वार्स 1775 to 1818, the way in which the Marathas allied with the British to defeat the rulers of Mysore, one would think that their alliance had some permanence. However, the British wanted to curb the power of the Marathas as they were gradually strengthening after the Mughal rule began to weaken. Just try to understand that मराठों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर मैसूर को हराने में जैसे सहयोग किया, समझ रहे बात को? तो कौन ये, यस जस्ट वेट, वही बता रहे हैं। तो कौन ये सोच सकता था कि अंग्रेज जो है और मराठों की ये जो गठबंधन है या मित्रता है, तो सबको ऐसा लगता था कि ये परमानेंट है, फॉर द परमानेंस, यानी कि हमेशा के लिए ऐसा गठबंधन बना रहेगा। सबको ये पता चल रहा था या लग रहा था, क्योंकि मराठाओं ने मैसूर के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। बात समझ रहे हैं? तो हालांकि अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे कि उनका कंट्रोल मराठा शक्ति के ऊपर हो, द पावर ऑफ मराठाज, क्योंकि मुगलों के कमजोर होने के साथ या मुगलों के कमजोर होने के बाद से ही मराठाओं की शक्ति बढ़ती जा रही थी। बात समझ रहे हैं? अगर मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल किंगडम को कोई टक्कर दे सकता था तो वो मराठा थे, और समय समय पर उन्होंने हमेशा बेहतर प्रयास किया। और जैसे ही मुगल कमजोर हुए औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो मराठाओं की शक्ति और तेजी से आगे बढ़ने लगी। तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि हमारा कंट्रोल मराठाओं पर भी रहे। अभी तो सहयोगी थे ना दोनों, मैसूर की लड़ाई में दोनों सहयोगी थे, लेकिन उनका चाहना था कि हमारा कंट्रोल जो है मराठाओं पर हो जाए। नाउ कम टू द पॉइंट। Maratha and British fought 3 consecutive wars between 1775 and 1818। मराठाओं और अंग्रेजों ने 3 युद्ध लड़े 1775 से लेकर 1818 के बीच में। तो जब तक अंग्रेजों ने पूरी तरह से मराठाओं को हरा नहीं दिया, तब तक लड़ाई हुई। इसीलिए 3 बार लड़ाई लड़ना पड़ा। और जब तक मराठा अंग्रेजों के साथ थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, भाई साथ दे रहे थे तो बढ़िया है। लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे कि ये भले हमारा साथ दे रहे हैं, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ये हमारे सहयोगी अलाई न रह के इनके ऊपर हमारा कंट्रोल हो, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। इस वजह से वार हुआ, युद्ध हुआ। और वो युद्ध हुआ भी, और युद्ध उन्होंने जीता कैसे? देखिए, मराठा अंग्रेजों को ये पता चल गया कि मराठा साम्राज्य के अंदर जो है प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? जैसे मराठाओं में एक पोस्ट होता था पेशवा करके, क्या होता था? यस यस यस, थोड़ा सा और पीछे जाने पर तो वही मराठाओं में एक पोस्ट होता था पेशवा का। तो एक पेशवा जिनका नाम अभी आर्या बोल रही थी, मराठा पेशवा बाजीराव बल्लाट, बहुत ही बहादुर योद्धा जिन्होंने 39 वार्स लड़े और एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। तो मराठा पेशवा बाजीराव बल्लाट,
तो वही कहते हैं कि बाज की नज़र, चीते की रफ्तार और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। इट मीन्स ये कि तो कम टू द पॉइंट, पेशवा एक पद होता था मराठाओं में, तो पेशवा के पद को लेकर असंतोष था। जैसे मान लीजिए यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, जस्ट वेट, तो मरना तो सबको है ना, युद्ध में नहीं, अपनी मृत्यु से। तो जैसे मान लीजिए इतने लोग बैठे हैं, किसी को ऐसे मान लीजिए मॉनिटर बनाना है तो सभी तो मॉनिटर बनेंगे नहीं, किसी एक को मॉनिटर बनाया गया अगर, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग उसको सपोर्ट ही करें। भाई हो सकता है कि कुछ लोगों को ना अच्छा लगे और हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे। जस्ट वेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसी ही स्थिति वहाँ थी। मान लीजिए किसी को पेशवा बनाया गया तो जरूरी नहीं है कि जितने सभी लोग हैं अब सब लोग उनको समझ मतलब एक्सेप्ट कर ही लें, क्योंकि जो पेशवा पद था तो सबसे ऊंचा पद था, तो भाई उनके अंडर में सबको रहना पड़ता। तो इस बात को लेकर असंतोष था अंदर ही अंदर, तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, पहले उनको सपोर्ट किया और जब पेशवा उनका सपोर्ट किया और मराठा हार गए, बाद में उनको भी दबा दिए। अंग्रेजों की तो टेक्निक यही थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज्य करो, ओवर, काम खत्म। जैसे दो भाई आपस में लड़ रहे हैं अगर, तो अंग्रेज एक के साथ हो गए, तो जिसके साथ हुए अब वो तो बलवान हो गया ना, दूसरा वाला हार गया, जो हार गया उसका काम खत्म। तो जिसको हमने जितवाया तो उसको हरवा भी तो सकते हैं, ऐसा कह के डरा के उसको भी खत्म, यानी कि दो एक साथ खत्म हो गए। ऐसे टेक्निक के द्वारा अंग्रेज पूरे भारत पे शासन कर लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।